भले ही ये बयान अखिलेश यादव जी ने ऐसे ही कहा हो, अब ये मजबूरी बनती है पार्टी की कि वो उसको स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करे। जो जाट समाज देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, कुर्बानी देता है, जो जाट समाज यहाँ पे अन्न उपजाता है, अखिलेश जी का जो अंदाज है तंज कसने का, उसके तहत उन्होंने हल्के अंदाज में ये बात कह दी और वो जाटों को मोबिलाइज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इग्नाइट कर रही है उनके भीतर जो आक्रोश है इस बयान से पैदा हुआ है उसको। भारतीय जनता पार्टी इस देश में कहती है कि उनको मुस्लिम्स का वोट मिलता है, वो कहते हैं कि दलित्स का वोट मिल सकता है, मिलता है, हमें मिल सकता है नहीं, और आंकड़े उन बूथों के आंकड़े निकाल के वो पेश भी करते हैं। सीनियर लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, खास तौर पर जाट, वो अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई चीज़ लैक कर रही है। कोई समाजवादी पार्टी भी रिप्रेजेंट करती है, दलितों को शामिल करती है और क्लेम भी करती है वहाँ पे उनको। पिछले कुछ एक दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत उबाले मार रही है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि यहाँ एक अलग ही माहौल बना हुआ है। ऐसा लगता है कि चुनाव आ गया है और दोनों पार्टियों के जो पाले हैं वो खिंच गए हैं। कुछ दिन पहले तक ऐसी स्थिति थी, सब कुछ शांत पड़ा हुआ था। अब समंदर में किसी ने पत्थर मार दिया है और चारों तरफ केवल उन्हीं सब चीज़ों की चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में आखिर समीकरण किस करवट बैठेगा। मेरे साथ डॉक्टर रविंद्र राणा जी हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, सबसे पहले तो अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हमने उनको चवन्नी से रुपया बना दिया और वो तब भी हमें छोड़ कर चले गए, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ गठबंधन में थे। ये जो पूरा उन्होंने बोला है, ये एक ऑल ऑफ सडन जैसे कहीं कोई मौका पैदा हो जाता है और बोल देते हैं, ऐसा बयान है या फिर ये वाकई में दिमाग लगा के बोला गया है? देखिए, इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक बयान आता है अखिलेश जी का जिसमें वो कहते हैं कि मैं अब टिकट बांटने वाला हूँ। कोई ऐसा बयान नहीं देना है किसी नेता को जिससे बीजेपी को फायदा हो। शायद 1 या 2 दिन पहले एक दो दिन पहले की बात है और शायद ये अगले ही दिन ये इस तरह की बात होती है। उसके बाद फिर एक बयान आता है शिवपाल यादव जी का, वो कहते हैं कि आजम साहब को गृह मंत्री बनाएंगे। फिर अखिलेश यादव जी का बयान आता है, वो बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन्होंने बहुत ही तंज कसते हुए हल्के स्टाइल में मजाक के अंदाज में कहा कि ऐसे लोग भी हमें छोड़ के चले गए जिनको हमने चवन्नी से रुपया बना दिया। और गठबंधन को लेके उन्होंने कहा कि गठबंधन में न जाने ऐसे कैसे कैसे लोग आ गए थे। तो बेसिकली है क्या कि उस वक्त पहले दिन ये लग रहा था कि शायद ये बयान एक अचानक हुई घटना है। लोगों ने पूछा और उन्होंने तंज कसते हुए, जो शैली है अखिलेश जी की इन दिनों की, वो विपक्ष के नेताओं पर अपने अंदाज में तंज कसते हैं, तो उस हिसाब से लगा कि शायद उन्होंने रूटीन में तंज कस दिया। और ये बयान वो पहले भी दे चुके थे, ये कोई पहली बार नहीं कहा उन्होंने, पहले भी एक बार उन्होंने कहा था, आपको याद हो। उसी के जवाब में फिर जयंत चौधरी ने कहा था मुजफ्फरनगर में, शायद शाहपुर थी वो जनसभा, जिसमें वो कहते हैं कि मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटकनी दी है। इस अंदाज में उन्होंने अपने तरीके से उसका जवाब दिया। तो पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जयंत चौधरी के जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो सिंपैथाइजर्स हैं कि चवन्नी वाली बात किसने कही? हाँ, चूंकि ये बात जयंत चौधरी पहले कह चुके थे एक इलेक्शन के दौरान, जब ये 2022 चवन्नी नहीं जो पलट जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं पलट जाऊं, ऐसा मैं चवन्नी नहीं हूं। और फिर ये काउंटर भी होता है, तो लोगों ने इसको तुरंत रिलेट कर लिया और रिलेट करके वो मैदान में उतर पड़े तुरंत काउंटर करने के लिए। और काउंटर करने के लिए सोशल मीडिया पे पूरा डिस्कशन चला, एआई से बनी हुई तस्वीरें भी आ गई, वो हुक्के के साथ चिलम भर से मीम्स बनने शुरू हो गए। और पूरा मोर्चा आरएलडी की जो सिंपैथाइजर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में संभाल लिया। और इसके संभालते संभालते बीजेपी मैदान में कूद आई। उनके ऑफिशियल पेज से, फेसबुक के पेज से लिखा जाता बाकायदा कि जो जाट समाज, वो खोल देते हैं इसको और इलेबोरेट कर देते हैं और स्पेसिफिक कर देते हैं और कहते हैं कि जो जाट समाज देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, कुर्बानी देता है, जो जाट समाज यहाँ पे अन्न उपजाता है, उसका अपमान किया अखिलेश जी ने। इससे पहले ये भी कहा कि वो चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है
उसका अपमान है। तो रिलेट कर दिया, तीनों चीजों को रिलेट करके ओपनली रख दिया। जिन बातों को इशारों में कहा अखिलेश जी ने, उसको और इलेबोरेट करके, एग्जेजरेट करके खोल के रख दिया आईटी सेल ने, बीजेपी की, और बीजेपी के ऑफिशियल पेज ने बेसिकली। और फिर आईटी सेल इसमें एंट्री लेती है, और फिर अंततः जयंत चौधरी जी भी एक ट्वीट करते हैं, एक फेसबुक पे लिखते भी हैं वो, कि मुझ पर आप प्रहार कीजिए तो चलता है, समझ आता है, समाज पर नहीं, लेकिन जाट समाज पर नहीं। तो कुल मिलाकर के पूरा अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि भले ही ये बयान अखिलेश यादव जी ने ऐसे ही कहा हो, अब ये मजबूरी बनती है पार्टी की कि वो उसको स्ट्रेटेजिकली रिस्पोंड करे, उस मैदान में कूदे। तो फिर सीक्वेंस ऐसे बनते हैं कि उससे ऐसा लगता है कि शायद अखिलेश जी ने ये रणनीतिक तौर पे कहा। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अखिलेश जी का जो अंदाज है तंज कसने का, उसके तहत उन्होंने हल्के अंदाज में ये बात कह दी और वो निकल गए। शायद उनको ये आभास नहीं था कि इतना बड़ा मुद्दा बनेगा, लेकिन इसको लपक लिया बीजेपी ने, इसको लपक लिया आरएलडी ने, और लपकने के बाद इसको इस्तेमाल करना शुरू किया चुनाव के लिए। तो फिर एक समाजवादी पार्टी की मजबूरी बनती है, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को मुजफ्फरनगर भेजते हैं। पाल समाज से आते हैं, पाल साहब ने मुजफ्फरनगर में बकायदा कहा उसको कि जो समाज एबीसीडी नहीं जानते थे पॉलिटिक्स की, उनको समाजवादियों ने पॉलिटिक्स सिखाई। तो इसके बाद होता क्या है कि अखिलेश यादव शार्पली इसको स्ट्रेटेजी के साथ उनको भेजते हैं। पाल साहब पिछड़े समाज से आते हैं, तो बैकवर्ड कास्ट में भी वेस्टर्न यूपी में दो धाराएं हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं और कुछ बैकवर्ड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कास्ट हैं पॉलिटिकली, जिनमें जाट गुजर्स को आप काउंट कर सकते हैं। तो ये पोलराइजेशन करने की कोशिश की पाल साहब को उन्होंने मुजफ्फरनगर भेज के, उधर वाले इधर आ जाए, उधर वाले इधर आ जाएं और इधर वाले इधर चले जाएं। उनको लगा कि शायद जाटों को मोबिलाइज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इग्नाइट कर रही है उनके भीतर जो आक्रोश है इस बयान से पैदा हुआ है उसको, और आरएलडी उसको लपक रहा है कायदे से। तो हमारे लिए शायद यहाँ संभावनाएं कम बची हों, तो हम इसकी जो काउंटर पॉलिटिक्स है, इसके जो काउंटर फोर्सेज हैं, या जो ऐसे सामाजिक जातीय समूह हैं जिनके जाटों के साथ थोड़ा सोशल पॉलिटिकल कंट्राडिक्शंस हैं, उनको मोबिलाइज कर लें। इस रणनीति पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें भी देखिए कई डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि एनडीए जो है उसके पास इस वक्त सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी है। उनकी आईटी सेल स्ट्रॉन्ग है। आप एनडीए के फंड्स और इंडिया के फंड्स जो एसेट्स हैं पार्टियों के, उनका भी कंपैरिजन करते हैं तो ह्यूज डिफरेंस है। तो वो बाकायदा क्या करते हैं कि वो इसको माइन्यूटली वॉच करते हैं, और जयंत चौधरी अपने यहाँ एक मीटिंग बुलाते हैं गुर्जर्स की, अपनी पार्टी के गुर्जर नेताओं की, दिल्ली में, और वो उनसे ये कहते हैं कि पार्टी से नए नेताओं को जोड़ना है, समाज के रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, पार्टी कैडर में जगह स्पेस देना है। तो इस पे काम करना है, कैसे आगे बढ़े, इस पे राय दी चंदन चौहान जो बिजनौर के एमपी हैं, बाबू नारायण सिंह के पोते गुर्जर समाज से आते हैं, वो वहां पे थे, और उनके अलावा मदन भैया वहां पे थे, और उनका जो भी पार्टी बेस है वो सब वहां पे मौजूद था। उस समय केवल गुर्जर्स मौजूद थे। एक घटनाक्रम ये होता है, और उसके बाद जयंत चौधरी एक रैली डिक्लेयर कर देते हैं रामपुर मनियारम में, जो सहारनपुर जिले में पड़ता है, और उसका नाम रखा जाता है स्वाभिमान रैली। अब वो 3 सितंबर को होने वाली है स्वाभिमान रैली। देखिए टाइमिंग देखिए, उन्होंने इसको स्वाभिमान से जोड़ दिया। भाजपा ने इसको जाट समाज की अस्मिता से, उसके गौरव से जोड़ने की कोशिश की, बॉर्डर पर रक्षा और खेत में जय जवान जय किसान से जोड़ने की कोशिश की, और कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री खुल के मैदान में आ गए, उन्होंने इसको पूरा जबरदस्त तरीके से काउंटर करते हैं वो। अब दूसरा डेवलपमेंट ये है कि समाजवादी पार्टी इस वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में एक लंबे समय से गुर्जर्स को मोबिलाइज करने के लिए काम कर रही है, तब से जब से सम्राट मिहिर भोज का मामला हुआ। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि ये जो 54 रुपया वाला जो बयान और उसके बाद का जो डेवलपमेंट है, उसका इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी के लिए वेस्टर्न यूपी में क्या है? देखिए इसमें कई तरह की चीजें हैं। एक तो समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, खास तौर पे जो जाट समाज से आते हैं, वो थोड़ा असहज हुए कुछ समय के लिए इसमें। जैसे अभी मुजफ्फरनगर के सांसद हरेन मलिक का कोई बयान नहीं आया, इस पे कोई रिएक्शन नहीं। उनके बेटे का भी नहीं है। उनके बेटे पंकज मलिक एमएलए हैं, उनका भी नहीं आया। सही कह रहे हैं आप। समरपाल सिंह अमरोहा से एमएलए हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आया है। और संजय लाठर एमएलसी रहे हैं, मार्च से चुनाव भी लड़ा है उन्होंने, वो एक पोस्ट डालते हैं और उसमें वो पूरा वीडियो डालते हैं। वो कहते हैं कि जो श्यामलाल पाल जी का बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है,
पूरा बयान यहाँ आप सुनिए। और वो इसमें जाट समाज का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो पिछड़े समाज हैं, जो सियासत में पिछड़ गए थे, उनको आगे लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो इस तरह से वो बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो यूथ लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, उनके कुछ नेताओं के बयान आए हैं। दरअसल चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक होने के साथ ये धारा दोनों तरफ है, ये सपा में भी है और ये आरएलडी में भी है कि कुछ लोगों की विश्वसनीयता पर सोशल मीडिया में उनके प्रतिद्वंदियों ने सवाल उठाने शुरू किए। कहा कि साहब ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, इनके बयान क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो कुछ बोलें, उनको एक्सपोजर में भी आना है, टिकट भी मांगना है। तो यूथ जो लीडर्स हैं सपा में, कुछ जाट लीडर्स, उन्होंने इसमें आके, जैसे मेरठ में सम्राट मलिक का बयान आया, गौरव चौधरी का बयान आया, इस तरीके के कुछ बयान उसमें आए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चलिए बयानबाजी तो एक तरफ है, लेकिन जो ओवरऑल जो समीकरण है, खास करके जो समीकरण काम किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में जब आरएलडी और सपा का गठबंधन था, उस समीकरण पे कितना बड़ा असर पड़ा है? अगर हम देखें वो जो जाट वोट मिला था समाजवादी पार्टी को, वो कितना बचेगा? देखिए, ये एक जबरदस्त रिस्क है और चुनाव चूंकि बहुत असीम संभावनाओं का और अनिश्चितताओं का खेल होता है। जो बहुत ही गहरे पॉलिटिशियन होते हैं वो हमेशा उस समाज में भी वोटें तलाशते रहते हैं जिसमें कम मिलने की गुंजाइश होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में कहती है कि उनको मुस्लिम्स का वोट मिलता है, वो कहते हैं कि दलित्स का वोट मिल सकता है, मिलता है, हमें मिल सकता है नहीं, और आंकड़े, उन बूथों के आंकड़े निकाल के वो पेश भी करते हैं। तो दरअसल है क्या कि वेस्टर्न यूपी में जब 2022 का गठबंधन हुआ था तो ताजा ताजा किसान आंदोलन की एक गहरी नाराजगी थी। तो उस नाराजगी के चलते एक किसान जातियों का कंसोलिडेशन हो रहा था इस गठबंधन के पास। आपको ध्यान हो, जब शामली से चले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, ये वो वक्त था जब उस रथ पे सवार थे दोनों और जबरदस्त भीड़ थी। लोनी तक पहुंचते पहुंचते दिन ढल गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि आरएलडी आई रे गीत बजाइए, जो आरएलडी का थीम सॉन्ग है, और वो बजता है फिर, और भीड़ तालियां बजाती है। तो ये एक एनवायरनमेंट था। वहां से आज यहाँ आकर के दोनों पार्टियां खड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो सीनियर लीडर्स हैं समाजवादी पार्टी के, खास तौर पर जाट, वो अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो इट मींस कहीं ना कहीं कोई चीज लैक कर रही है, कोई नुकसान हो रहा है। तो उस डैमेज को कंट्रोल कैसे करें, ये रणनीति बनाने में जुटी हुई है इस समय समाजवादी पार्टी। और इसीलिए अब उसका फोकस इसी रणनीति के तहत उन्होंने पाल सर साहब को दूसरी दूसरी चीज ये है कि जैसे आरएलडी और बीजेपी अब साथ साथ हैं, लेकिन वो नेता जो आरएलडी के विकल्प में बीजेपी ने खड़े किए थे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज उनका जो अस्तित्व है वो खत्म होता सा जा रहा है। और आप देखेंगे एक के बाद एक नेता जो हैं, जो बीजेपी में जाट नेता थे, वो बिल्कुल पावरलेस और वो कहीं स्क्रीन पे अब नहीं दिख रहे। देखिए, संजीव बालियान 2 बार सांसद रहे, एमपी रहे मुजफ्फरनगर से, वो चुनाव हार गए, उनका पीछे जाना लाजमी था। अब कोई अगला चुनाव आएगा, हो सकता है वो विधानसभा में उनकी पार्टी उनको चुनाव लड़ाए या लोकसभा लड़ाए, तो ये भविष्य की बात है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी चुनाव हार गए इस कोएलिशन के बाद में। और मोहित बेनीवाल जरूर एमएलसी हैं, अभी बने हुए हैं। इस इलाके में एक चेंज ये जरूर हुआ कि कुछ सोशली कुछ शिफ्ट हुए। जैसे दादरी में जब अखिलेश यादव ने रैली की तो उसको वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, और सम्राट मिहिर भोज का जो पूरा इशू था उसको डैमेज कंट्रोल के लिए समाजवादी बीजेपी ने इस इलाके में नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। एक वक्त था कि उस समय जाट समाज से क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल होते थे, प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी थे। तो अलका गुजर उनकी राज्यसभा गई वहां से, और उनके अलावा जो है सोमेन तोमर का यहाँ से प्रमोशन होता है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस तौर पर करती है। लेकिन इसके साथ साथ जाट समाज को भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, उसको भी मैनेज करने के लिए वो भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश सरकार में शामिल करते हैं। ये अलग बात है कि उतना प्रभावशाली विभाग नहीं है उनका इम्पैक्ट, उतना पावरफुल विभाग उनके अब पास ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोच लिया है बीजेपी ने कि अब ये जो जाट कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा हेडेक जैसी स्थिति पैदा करती है बीजेपी के लिए, तो इसलिए ये सब जयंत चौधरी पे ही छोड़ दिया। वो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि जयंत चौधरी इस कैपेसिटी में है कि वो जहां अपने कैंडिडेट्स लड़ाएंगे वहां तो उनको मिलेगा ही, जहां
एनडीए के कैंडिडेट्स होंगे, बीजेपी के कैंडिडेट्स होंगे, वहां वो शिफ्ट कराने की कैपेसिटी में है। शायद इसी रणनीति के तहत जब सकौती का कांड होता है, सकौती की घटना होती है, सकौती को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से कंट्राडिक्शन उभरता है, और उस कंट्राडिक्शन को डाइल्यूट करने के लिए वहां से ये प्रोसेस देखिए कि वहां से बीजेपी का जयंत चौधरी पे भरोसा लगातार बढ़ता चला जाता है। वो जयंत चौधरी उसके बाद 5-6 बड़ी जनसभाएं करते हैं, मेरठ में करते हैं, बागपत में करते हैं, शामली में करते हैं, अमरोहा में करते हैं, मथुरा में करते हैं, जाके कंटिन्यूअस 6-7 ताबड़तोड़ सभाएं, और उसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से होती है। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री के मंच पे वो मौजूद रहते हैं, जयंत चौधरी की खुलकर तारीफ करते हैं योगी आदित्यनाथ, चौधरी चरण सिंह की तारीफें करते हैं खुल करके, और बताते हैं कि 125वां जन्मदिन के मौके पे उनके एक विशेष श्रृंखला इस बार हम चलाएंगे उनके कार्यक्रमों की, ये भी वो डिक्लेरेशन वहां पे करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक बॉन्डिंग पैदा होती है, और उनको ये लगता है कि शायद अब जयंत चौधरी इस कैपेसिटी में हैं कि वो जाट वोटर्स को मोबिलाइज कर लेंगे, शिफ्ट करा लेंगे। और आप देखेंगे कि किसान आंदोलन के बाद से, और खास तौर पे तब से जब 2024 में जयंत चौधरी इस तरफ गए हैं वेस्टर्न यूपी में, कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव मूवमेंट जाट समाज की तरफ से कोई दिखाई नहीं दिया है। एक और सवाल जो अधूरा रह गया था, बातचीत चल रही थी, आपने कहा कि जो अब डोरे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, वो सब गुर्जर समाज के ऊपर डोरे डाल रहे हैं। और देखा भी है कि बहुत सारी जो पावर वाली सीटें हैं वो बीजेपी ने भी दी है, इधर समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे नेता खड़े किए हैं, बड़ी रैली केवल गुर्जर समाज के नाम पर की जाती है। और वही गुर्जर समाज बीजेपी की सरकार में मेरठ में और अलग अलग जगह उसके नेता पीटे जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो जो 3rd डिग्री दी गई मेरठ में, उसमें दिग्विजय भाटी जो गुर्जर नेता हैं, और वो आते हैं, एक भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर के नाम से एक भारतीय किसान यूनियन चलाते हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, इनका कहीं कोई इम्पैक्ट है या नहीं? देखिए, इनका इम्पैक्ट इसलिए है कि सम्राट मीर भोजवारे प्रकरण से गुर्जरों में नाराजगी होती है सरकार के प्रति, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करती है अपने तरीके से सरकार, और अखिलेश यादव उसको ताजा रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो दादरी की सभा करते हैं। और आपने देखा होगा कि वहां वो सम्राट मीर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करते हैं उस वक्त वहां पे, खास तौर पे जिक्र भी करते हैं कि ये हमारे जो महापुरुष हैं उनको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नाराजगी है, और उस नाराजगी को लगातार कंसिस्टेंसी में ताजा रखना चाहते हैं अखिलेश यादव, ये कोशिश उनकी लगातार है। जैसे ये प्रकरण आप कह रहे हैं जो दिग्विजय भाटी वाला, ये भी देखिए बहुत ही शर्मनाक प्रकरण है। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस अफसर के दफ्तर के भीतर इस तरह की घटना हो, लेकिन होती है, हुई। और होने के बाद जिस तरह से एक मोबिलाइजेशन हुआ है मास लेवल पे, आप देख रहे हैं कि एक धरना कमिश्नरी में चल रहा है दलितों का, गुर्जर परिसंघ इसमें खुले मोर्चे पे आ गया है, सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने इसमें एक इनिशिएटिव लेके काम करने की कोशिश की। सहारनपुर में कल हुआ, और कल फिर डिक्लेयर किया है, और आज मेरठ में जो है अधिकारियों से मीटिंग हुई है। तो एक नाराजगी है, एक गुस्सा है। कोई भी समाज देखिए जब इकट्ठा होता है तो वो खड़े होकर सड़कों पर उत्पात तो नहीं मचा सकता कि तोड़फोड़ करेगा, वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा अपनी नाराजगी को। और ये जो हादसा हुआ है, ये जो दुर्घटना हुई है, इससे जो नाराजगी है वो अगर क्लब हुई कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों वाली सिचुएशन होगी। दलित भी उसमें शामिल है ना? निश्चित तौर पर आप देखिए अभी धरना चल रहा है, अभी रवि गौतम कमिश्नरी में धरने पर बैठे हुए हैं, 30 तारीख को महापंचायत कॉल कर दी है उन्होंने। तो अभी प्रशासन, सरकार ने, देखिए सरकार को यह आभास हुआ जब ये घटना हो जाती है। आप देखिए गलतियां कहाँ से शुरू होती हैं। पहली बार जब घटना होती है तब दिग्विजय भाटी के संगठन के लोग उसमें बताए जाते हैं, दिग्विजय भाटी वहां नहीं थे, लेकिन मुकदमा लिखा गया, उनके खिलाफ लिखा गया। मोहित जाटव के ऊपर भी मुकदमा लिखा, जबकि वो अपने घर में डिटेन थे, और रवि गौतम के ऊपर भी लिखा गया। ये सारी चीजें जो भाई साहब चल रही हैं, इसमें आप क्या मान रहे हैं कि ये जो दलित और गुर्जर का जो कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को? देखिए अगर ये पॉलिटिकली मोबिलाइज हो गया, शिफ्ट हुआ एकजुटता के साथ, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वेस्टर्न यूपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी दलितों में भी कई मोर्चे हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं
जो आए थे शुरू में जब ये थप्पड़ कांड हुआ तो वो मेरठ आए थे, ललिता गौतम के परिवार वालों से भी मिले थे। एक मोर्चा बहन जी का है और इसमें खास तौर पर आप देखें कि समाजवादी पार्टी भी रिप्रेजेंट करती है, दलितों को शामिल करती है और क्लेम भी करती है, वहां पे उनको मिलता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलता है। तो अब लेकिन अब समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि ये क्लब हो जाए और अगर ये पॉलिटिकली क्लब होता है, दिग्विजय भाटी, यहाँ ये जिक्र करना भी जरूरी है कि दिग्विजय भाटी इस हादसे के ठीक पहले अखिलेश यादव जी से मिले थे। हाँ, एक दिन पहले। हाँ, और हसनपुर के रहने वाले हैं वो मूलतः, यहीं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे, हम उनको स्टूडेंट लाइफ के जमाने से देखते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम होता है तो इसमें सपा की कोशिश, सपा इसको मुखरता के साथ उठा रही है, पूरा एग्रेसिवली उठा रही है और उनकी कोशिश है कि इसको क्लब किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इसको डाइल्यूट किया जाए, तो वो डाइल्यूट संगठन के जरिए नहीं कर सकती, सरकार के जरिए डाइल्यूट कर सकती है। तो सरकार के जरिए डाइल्यूट करने की कोशिश ये हुई कि मारपीट के आरोपी इंस्पेक्टर को उन्होंने पहले सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद जांच बैठी हुई है, अब डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, डीआईजी सहारनपुर। तो मे बी अगर ये थोड़ा और एग्रेसिव होता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं बीजेपी के द्वारा, क्या वो वाकिफ नहीं है इन सब चीज़ों से कि उनको इन सब हितों का भी ध्यान रखना है, जो बीजेपी के हित अलग अलग जातियों में हैं, इन सब चीज़ों को देखना है, और जिस तरह की हरकतें, पहली हरकत फिर उसके बाद दूसरी हरकत, और दोनों हरकतें एक ही प्रकरण से जुड़ी हुई हैं, ललिता गौतम वाले हत्याकांड प्रकरण से जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर इतना जो बचपना हो रहा है, और उसका नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को है। देखिए, हर जगह लॉबिंग होती है, ब्यूरोक्रेसी में लॉबिंग होती है, सरकार के भीतर भी लॉबिंग तो होती क्या है। दुश्मन बैठे हैं सरकार के? पहला जो हादसा हुआ, हाँ। पहला जो हादसा थप्पड़ कांड जब होता है, तो कायदे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, वो एक सीरियस इशू था, वो एक हल्का इशू नहीं था। लेकिन वो उसके बाद भी सरकार एक्शन मोड में नहीं आती, कांवड़ यात्रा इन बिटवीन आ वो जाती शायद है। इसलिए नहीं आई सरकार इस मोड में क्योंकि वो दलित थे, बहुत बड़ी तादाद में जो बल्क थे जिनको जेल भेजा गया वो दलित थे, शायद इसलिए सोचा कि डाइल्यूट हो ही जाएगा। दरअसल कहीं न कहीं उनको ये भी लगा होगा, सरकारों के सामने एक चैलेंज ये भी होता है कि वो बैक फुट पे जाते हुए असहज महसूस करती हैं। हाँ। उनको डर लगता है बैक फुट पे जाने से, उनको लगता है कि विपक्ष घेर लेगा। विपक्ष घेर लेगा, बड़ा इशू बन जाएगा और ये परंपरा बन जाएगी। ये बात जो एक अलग जो डिफेंसिव स्ट्रोक है, जैसे एसएसपी कहते हैं, उस समय के तत्कालीन एसएसपी बयान देते हैं कि मैं अपने विरोधियों से कहता हूं कि जो वो 2 पेड़ लगाएं और जो मेरे समर्थन में खड़े हैं वो 1 पेड़ लगाएं। यानी एक सीट पे बैठा हुआ आदमी वो सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश करता है, दिखता है पोलराइज करता हुआ, और वो उसको खांचों में बांट के दिखा रहा है। आप नेता नहीं, आप पॉलिटिशियन नहीं है कि आप इस तरह से बाइफरकेट करेंगे चीजों को। किसी ब्यूरोक्रेट का कोई विरोधी या फेवर वाला कैसे हो सकता है? आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको उस नजर से देखेंगे, आप बंटवारा करेंगे तो उस नजर से। ये भी बता दिया कि हम देखिए कितने बड़े जातिवादी हैं, उसी बयान से वो ये बता रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। हाँ, वो लोग उसको, वो उन्होंने भले ही अलग शब्दों में कही कि, लेकिन लोग उसको अलग तरह से देख रहे थे। और ये देखने के बाद फिर ये रिफ्लेक्शन सरकार तक दिखाई देता है। अगर इस सब के बावजूद सरकार सीरियस नोट नहीं ले रही है, एक्शन नहीं ले रही है, तो इट मींस वहां पर भी इसी तरह के 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो है ब्यूरोक्रेसी के भीतर हायर लेवल पे जो तत्कालीन एसएसपी के पक्ष में खड़ा था, एक धड़ा वो था जो सरकार को फीडबैक दे रहा था कि इससे पॉलिटिकल नुकसान होगा, डैमेज होगा। लेकिन वो धड़ा अपनी बात को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया कायदे से। सरकार को ये भरोसा होता कि इस समय नुकसान होगा तो वही होता जो बाद के कांड के बाद हुआ। आप देखिए, बाद में समय नहीं लगा, बाद में जब दूसरी घटना होती है तो दूसरी घटना ओपन होने से पहले हाँ, वो वीडियो हाइड थी, वो फोटो वीडियो पहुंच चुके, फोटो वीडियो पहले से जा चुके थे ब्यूरोक्रेसी के पास, हायर ऑफिशियल्स के पास, लखनऊ तक जा चुके थे, और ये अंदाजा लगाया जा चुका था कि अगर ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आने से पहले एसएसपी का तबादला नहीं किया गया तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। गुर्जर्स और दलित इकट्ठा होकर के मेरठ कमिश्नरी को घेर लें, एक बड़ा जनसमूह जुट जाए, बड़ा आक्रोश सड़क पर रिफ्लेक्ट हो जाए और 2 अप्रैल जैसा मामला रिपीट नहीं हो जाए। इस चीज को भांपते हुए इसको शासन ने, सरकार ने तत्काल भांप लिया, इसीलिए डैमेज कंट्रोल किया, इसीलिए तत्काल पहले एसएसपी का तबादला हुआ, उसके बाद वो वीडियोस
बाहर आने शुरू हुए। लेकिन सर इससे भरोसा तो टूटता ही है। चलिए डैमेज कंट्रोल कर लिया आपने, अधिकारी हटा दिए, कार्रवाई कर दी, लेकिन जो आपने भरोसा उनमें पैदा किया, दलितों में, गुर्जरों में, अब उस भरोसे का क्या? वो तो टूट ही गया ना। देखिए, भरोसा पैदा करने का तो एक ही तरीका है, इसके सिवा कोई तरीका नहीं है, ट्रांसपेरेंसी। आप अगर इस पूरे केस में ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्शन लेते हैं तो सब आपके ऊपर भरोसा करेंगे। लेकिन अगर इसमें जांच दर जांच चलती रहती है, फाइलें चलती रहती हैं, तारीखें लगती रहती हैं और कोई जस्टिस नहीं होता, बेसिकली लाइन हाजिर करना कोई जस्टिस नहीं है। अगर पुलिस में ये कहा जाता है, मेरे दिमाग में तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं और 80 साल बाद हम एक थानेदार अगर थाने में तैनात है तो कहते हैं मलाईदार पोस्टिंग है, और वो पुलिस लाइन में होता है तो कहते हैं कि पनिशमेंट है। यानी सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि ये करप्शन का लेवल ये है कि एक थानेदार मोटा पैसा कमा सकता है और जो पुलिस लाइन में है, पोजीशन में डिफरेंस नहीं है ना, सैलरी में डिफरेंस नहीं है, उसके ओहदे में डिफरेंस नहीं है, तो इट मींस आपने उसको जगह में डिफरेंस और जगह में डिफरेंस को आपने पनिशमेंट मान लिया। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं होता है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से उसको कराना होगा, बहुत फास्ट कराना होगा। अब सर जिस तरीके से ये पंचायतों वगैरह का दौर चल रहा है, तो उससे क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में बीजेपी के लिए कितने बड़े-बड़े चैलेंजेज हैं और उनके गठबंधन वाली पार्टियों में आरएलडी के लिए भी? देखिए, धीरे-धीरे ये जो घटनाएँ हैं, ये जुड़ती चली जाती हैं, आपके खाते में जुड़ती चली जाती हैं। उपलब्धियाँ हों, विफलताएँ हों या आपका क्राइम रिकॉर्ड हो, आपकी नेगेटिव बातें हों, सब खाते में बैंक बैलेंस की तरह जुड़ती चली जाती हैं और एक वक़्त आता है जब वो एक साथ वो अमाउंट दिखाई देता है। तो ये जो छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, अगर इनको सीरियसली नहीं देखेगी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में इसका नुकसान होना लाज़मी है। चूँकि पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उसमें लगातार चंद्रशेखर आज़ाद बहुत आक्रामक हैं। वो सड़क पे हर जगह दिखाई देते हैं, जहाँ भी दलितों के उत्पीड़न की घटनाएँ होती हैं, वहाँ हर जगह मोर्चा लेते हुए दिखाई देते हैं। बहन जी तुरंत ट्वीट करती हैं। एक एनवायरनमेंट बनता है, समाजवादी पार्टी उसमें आ जाती है और इसका रिजल्ट देखिए कि कांग्रेस ने अपने यूपी के प्रभारी जो बनाए हैं, वो भी दलित समाज से बनाते हैं। वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं वो भी, बागपत जिले के रहने वाले हैं और यानी कोई तो बात है, कुछ ना कुछ तो अंडर करंट चल रहा है, जिसको विपक्षी पार्टियां पकड़ रही हैं और सत्ता पक्ष अभी बारीकी से नहीं पकड़ रहा है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। अभी भी देखिए, अभी भी प्रदेश में रिश्वत लेते हुए लोग पकड़े जाते हैं। हाँ, रोज पकड़े अभी जा भी रहे हैं। बड़े-बड़े घोटाले करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। इट मीन्स कोई चीज़ चल रही है। रिश्वत लेते हुए किसी का पकड़े जाने का मतलब ये नहीं है कि रिश्वत पर ब्रेक लग गया है। इट मीन्स चल रही है, वो इसका प्रूफ है, वो एविडेंस है, वो एक्सपोज़र है, वो घटना को एक्सपोज़ करता है। तो सरकार को अगर जैसे ये तो सुशासन का फ़ॉर्मूला लाए थे ना अटल जी, नीतीश जी जिस पे बिहार में लंबे समय राज कर गए। तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का क्लेम हमेशा ये रहता है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करेंगे। तो आपकी ज़ीरो टॉलरेंस की जो क्लेम है, वो कहीं न कहीं इस तरह की घटनाओं से प्रभावित होता है। अब इसमें जो ब्यूरोक्रेसी के बीच डिवाइड है, लॉबिंग का, जो पॉलिटिशियंस के बीच में डिवाइड है, जैसे अगर पहली बार की घटना के को सीरियस लिया जाता, कोई भी आईएएस या आईपीएस जो इस देश की एक सर्वोच्च संस्था ने सेलेक्ट किया है, वो अगर इस तरह से रिएक्ट करता है, इस तरह से बिहेव करता है कि लोगों को लगे कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, इस पर सरकार को ग्राउंड पर इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन करके और इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उस एक्शन में कहीं डिले होता है तो आपको पॉलिटिकल डैमेज होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे इतनी लंबी बातचीत के लिए और बहुत सारे पहलू आपने बताए कि किस तरीके से 2027 विधानसभा चुनाव में जो समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले हैं, खास करके दलित और गुर्जर जो इस समय पिछले कई सालों से एकदम हाईलाइटेड हैं और हर पार्टी इन पर अपने डोरे डालना चाहती है, अपना प्रभाव बनाना चाहती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।